Hello guys, how do you do? Now watch out nucleic acid with me. आज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं न्यूक्लिक एसिड। यह न्यूक्लिक एसिड क्या है? प्रोटीन आपने पढ़ा है, ये दूसरा बायोमॉलिक्यूल है और ये बहुत ही उपयोगी और पॉपुलर बायोमॉलिक्यूल है। इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, कम या बेस जानते हैं, लेकिन आज मैं इसके बारे में आपको कुछ विशेष बातें बताऊंगा जो कि आपको 11वीं के लिए उपयोगी होगा। सबसे पहली बात यह हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिस तरह प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का रिपीटिंग यूनिट का नाम अमीनो एसिड, उसी तरह इसके रिपीटिंग यूनिट का नाम न्यूक्लियोटाइड। और यह न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है, क्या है, इस पर आज चर्चा करेंगे। वैसे तो न्यूक्लियोटाइड में 5 एलिमेंट हैं। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन, पांचवा फास्फोरस। सबकी वैलेंसी मालूम होगी आपको, 1 2 3 4 5, सब सीरियल में। अब तो देखते हैं स्क्रीन पर कि हमने एक छोटा सा डायग्राम दिखाया है और आप उसका कोई टाइटल भी नहीं दिया है। आप शायद पूछेंगे, सोचेंगे कि बिना टाइटल का कैसे सर चल रहे हैं। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है सुगर और सुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस को जोड़ा है। यह नाइट्रोजनस बेस को शॉर्ट में लिखा है एन बेस। ये सुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर बना रहे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड के साथ हमने जोड़ा फॉस्फेट, फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ये दोनों मिलकर के बना रहे न्यूक्लियोटाइड। अब ये जोड़ रहे हैं तो इसके लिए किसी न किसी प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग की आवश्यकता होगी, उस पर अभी हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस से आपने न्यूक्लियोसाइड बनाया, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से न्यूक्लियोटाइड बनाया। बार बार बोल रहा हूं और ये बेसिक बात है, इस पर हमेशा ध्यान रखें। बगल के फिगर में आप देख रहे हैं कि आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड स्पष्ट दिख रहा है। न्यूक्लियोसाइड के नीचे लिखा हुआ है बेस प्लस सुगर और न्यूक्लियोटाइड के नीचे लिखा हुआ है बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट। यानी आप सब बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड को अगर जानना है तो न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट। पहला पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। अब ये पेंटोज शुगर 5 कार्बन का शुगर है जिसे हम राइबोज कहते हैं। लेकिन आप जाने कि न्यूक्लिक एसिड में 2 तरह के शुगर पाए जाते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। तो पेंटोज शुगर आपने जाना 5 कार्बन का शुगर और उसके नीचे वो लिखा हुआ है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब चलते हैं दूसरी बात, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस भी 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। और प्यूरिन 2 तरह के हैं, एडेनिन और गुआनिन, जिसको प्राय आप लोग ए और जी के नाम से जानते चले आए होंगे। मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा, नीचे के स्कूलों की कक्षाओं में पढ़ा होगा। दूसरा है पायरिमिडीन, ये प्राय 3 तरह की दिख रहा है, आगे मैं बताऊंगा, और भी बहुत सारे तरह के नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ 3 तरह के, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। तो आपने ये देखा कि ये 3 तरह के नाइट्रोजनस बेस और 5 तरह के नाइट्रोजनस बेस और 2 तरह के शुगर और फॉस्फेट मिलकर 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं, डीएनए और आरएनए। तो अगर न्यूक्लिक एसिड जब 2 तरह के हैं तो इसकी रिपीटिंग यूनिट न्यूक्लियोटाइड भी 2 तरह के होंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड भी 2 तरह के होंगे, राइबोन्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। तो राइबोन्यूक्लियोसाइड वो होगा जिसमें सुगर राइबोज होगा और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड वो होगा जिसमें सुगर डीऑक्सीराइबोज होगा। तो आज पहली बार और सबसे सिंपल और पहला बात जाने कि न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेंटोज शुगर। आइए अगले स्लाइड में
आप देखें आगे की स्लाइड को, और स्लाइड आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ कोई विशेष बात हमने नहीं कहा है। वही अब मैं सीधा सीधा आपके टॉपिक को लेकर के आ गया, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड अभी आपने जाना दो तरह के, डीएनए और आरएनए। तो यहाँ मैं एक बार उस बातों को फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि ताकि आपको परेशानी नहीं हो। तो मैंने क्या दिखाया है यहाँ, वही तीनों कंपोनेंट्स को दिखाया है। और आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट। पहला क्या है? तो पहला है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा शुगर और तीसरा फॉस्फेट। जैसे भी पहला अगर आप शुगर लिए तो दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फॉस्फेट। तो आप देख रहे हैं कि तीन रो बना हुआ है। ऊपर के रो में आपने देखा है 5 तरह के नाइट्रोजनस बेस की फिगर हमने दिया है, उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया है। आप उसको ध्यान से देखेंगे, उसकी जरूरत मुझे आगे पड़ेगी, इसलिए मैं एक एक छोटी छोटी बातों को आपके सामने रख रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि डीएनए में केवल कौन सा नाइट्रोजनस बेस के लिए केवल डीएनए में है, वो है थायमीन। आप बिगिनर है इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। उसी तरह आरएनए में क्या है? यूरासिल। और डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन है एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। उसी तरह से दो तरह के शुगर, जैसा पीछे मैंने कहा है, आरएनए में शुगर है क्या? राइबोस। और डीएनए में शुगर है 2-डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस का यहां नाम हमने दिया 2-डीऑक्सीराइबोस। क्यों दिया? यह बात आप आगे जानेंगे और क्यों ऐसा है। आते हैं हम अगले स्लाइड पर। हाँ, तो अब आप लोग ये देख रहे हैं स्क्रीन पर कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बारे में यहां मैंने डिटेल चर्चा की। बातों को थोड़ा धीरे से समझिए और आसानी से कंप्लीट रूप से समझिएगा। आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस जो स्लाइड पर हमारे लगे हुए हैं, जो आपको सामने दिख रहे हैं, तो ये नाइट्रोजनस बेस जब हमने पीछे आपको बता लिया है कि प्यूरीन और पायरिमिडीन दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और प्यूरीन में दो है, एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन में 3 है, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। तो फिर ये सब कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? इसको हम लोग कहते हैं अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस। यह भी न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, लेकिन रेगुलरली नहीं पाए जाते। अब ये देखिए यहां पर पहला फिगर वो है यूरिडीन। इसमें देखिए 2 जगह ऑक्सीजन लगा हुआ है, और उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है डिहाइड्रोयूरासिल या डिहाइड्रोयूरिडीन। तो यानी ये यूरासिल का डेरिवेटिव है। यूरिडीन यानी यूरासिल, तो यूरासिल का डेरिवेटिव है। इसको हम लोग कहते हैं THU। अब जो बच्चे जानते होंगे, अगर ICSE बोर्ड से आए होंगे, तो उन्हें ये पता होगा कि आरएनए में, ट्रांसफर आरएनए में DHU लूप पाया जाता है। यानी यह DHU नाम का अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस आरएनए का कंपोनेंट होता है। जस्ट उसके बगल में है स्यूडो यूरिडीन यानी स्यूडो यूरासिल। यह भी एक अनयूजुअल बेस है, यह भी ट्रांसफर आरएनए में पाया जाता है। फिर उसके नीचे हम साइटोसिन या साइटिडीन और उसका डेरिवेटिव 5-मिथाइल साइटिडीन का नाम हमने दिया है। आगे भी और सारा डेरिवेटिव आप देखेंगे, मिथाइल 7 गुआनिन और भी डेरिवेटिव। वैसे भी थायमीन क्या है, आगे आप चलेंगे तो जानेंगे ये भी क्या है, साइट यूरासिल का डेरिवेटिव है, क्योंकि थायमीन को हम लोग क्या कहते हैं, 5-मिथाइल यूरासिल। तो खैर हमने नाइट्रोजनस बेस की चर्चा किया कि आप लोग बेसिक रूप से जाने कि नाइट्रोजनस बेस कितने हैं। तो वो 5 को तो आपने जाना, उसके बाद कुछ डेरिवेटिव्स को जाना। अब आते हैं शुगर के बारे में, क्योंकि मैं पीछे में भी चर्चा किया था कि शुगर, जो पेंटोज शुगर है, वो 2 तरह के हैं। कौन कौन? तो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। देखिए दूसरे तरफ के फिगर में ऊपर लिखा है बीटा डी राइबोस, और उसके बगल में लिखा हुआ है बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोस। तो राइबोस क्या है, डी राइबोस क्या है, बीटा डी राइबोस क्या है, और 2-डीऑक्सीराइबोस क्या है, ये मैं यहां पर
काफी संक्षिप्त में समझाने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये बातें आपको केमिस्ट्री में बताई जाएगी। जब आप पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म तो वहां बताया जाएगा कि डी फॉर्म आइसोमर क्या है, डी फॉर्म आइसोमर क्या है, बीटा आइसोमर क्या है, अल्फा आइसोमर क्या है, ये सारी बातें जानेंगे। यहाँ सबसे पहले फिगर जो लीनियर है, स्ट्रेट चेन में है, वो डी राइबोज है। देखिए उसमें 5 कार्बन है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन आपको दिख रहा है। और पहला कार्बन पर क्या है, एल्डिहाइड है। ये बात ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब कि एल्डोपेंटोज है। अब ये क्या करेगा, रिंग बना रहा है, तो देखिए बगल में इसका रिंग बन करके आ गया बीटा डी राइबोज। वास्तव में इस रिंग को कहते हैं बीटा डी राइबोफ्रानोज। ये राइबोफ्रान रिंग है। हेमिएसिडल लिंकेज की वजह से ये रिंग बन रहा है। आप पढ़ेंगे आगे या पढ़े होंगे हेमिएसिडल लिंकेज कि कैसे ये रिंग बना। अगर ये रिंग जो बन गया तो इसमें अब आगे की बात देखिए, कार्बन 1 नंबर कार्बन पर रिंग में देखिए वो OH और H की पोजीशन, इसलिए इसका नाम बीटा है। और आगे भी आप जानेंगे इसमें, तो इसका पूरा नाम हुआ बीटा डी राइबोफ्रानोज। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि न्यूक्लिक एसिड आरएनए में या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड में कौन सा शुगर है, तो शुद्ध बात ये हो गई बीटा डी राइबोफ्रानोज, और उसको ये बातें कहेंगे। उसी तरह नीचे में फिर क्या दिखा रहा हूं, यह भी राइबोज का ही फिगर दिखा रहा हूं स्ट्रेट चेन में, लेकिन इस राइबोज में क्या है, ये D2-डीऑक्सीराइबोज है, यानी डी फॉर्म आइसोमर है। यानी ये जो कंपाउंड है यह ऑप्टिकली एक्टिव है, ऊपर वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तभी डी फॉर्म आइसोमर आ रहा है। और दूसरे नंबर कार्बन पर देखिए यहाँ क्या है, OH नहीं H है। ध्यान दीजिए, ऊपर के फिगर में दूसरे नंबर कार्बन पर OH है और नीचे के फिगर में दूसरे नंबर कार्बन पर OH नहीं H है। ये बात रिंग में भी देखिए, बीटा D2-डीऑक्सीराइबोज, दूसरे नंबर कार्बन पर केवल H है, O नहीं है। तो डीऑक्सी, ऑक्सीजन का हटना, कहां से ऑक्सीजन हटा, दूसरे नंबर कार्बन से हटा, इसलिए इसका नाम हुआ बीटा D2-डीऑक्सीराइबोफ्रानोज। इसके लिए आपके शमूलियत के लिए फिर अच्छा सा फिगर मैंने बगल में दिया है, जिसमें आपको सारे पोजीशन दिखे, 1 2 3 4 5। और इस फिगर में हमने क्या दिखाया है, हॉवर्थ प्रोजेक्शन पर, तो आप जानते होंगे वो, तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन के अनुसार इस फिगर को दिखाया है। यहाँ भी देखिए रिंग है। तो अब पहली बात ये आप जान रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर स्ट्रेट चेन में नहीं, रिंग में पाए जाते हैं, रिंग में। इस बात को हमेशा ध्यान दें। और रिंग कौन सा है, राइबोफ्रानोज रिंग, राइबोफ्रान। तो राइबोज शुगर का पूरा नाम क्या हो गया, बीटा डी राइबोफ्रानोज। और 2-डीऑक्सीराइबोज का पूरा नाम क्या हो गया, बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोफ्रानोज। तो ये कहां पाए जाएंगे ये भी आपने जाना, ये सारी बातें आप लोगों ने जाना। और मैं अब समझता हूं, मैं कन्फिडेंट हूं कि आपने शुगर की चर्चा समझी। वैसे भी फिर आप अपनी एनसीईआरटी की किताबों को ध्यान से देखेंगे और केमिस्ट्री की किताबों को देखेंगे, वहां इन सारी बातों की चर्चा है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रश्न होगा तो मैं हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। अभी तक हम लोगों ने ये जाना शुगर कितने तरह के हैं, शुगर की संरचना क्या है, नाइट्रोजनस बेस की संरचना क्या है और फॉस्फेट की संरचना क्या है। अब हम लोग अभी देख रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड, ए कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ डी-राइबोज or 2-deoxyriboz bonded to a purine or pyrimidine base by a beta N-glycosidic bond। यहां मेरी बात को ध्यान से देखें, न्यूक्लियोसाइड है,
यानी ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर से बना हुआ है। आप फिगर में देख रहे हैं 5 कार्बन का शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा हुआ है। वहां ध्यान से देखें कि कितने नंबर कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है। तो नाइट्रोजनस बेस का 9 नंबर नाइट्रोजन, 1 नंबर कार्बन शुगर के कार्बन से जुड़ रहा है। यह बात बार बार ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछा हुआ है और आगे भी पूछी जाएगी। देखिए उस फिगर को मैं डिटेल कर रहा हूं नीचे। यूरासिल नाइट्रोजनस बेस के रूप में मैंने लिया है और वहां नीचे देखिए शुगर लिया गया है बीटा डी राइबोस। बीटा डी राइबोस के पहला कार्बन जिसका नाम एनोमेरिक कार्बन, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एनोमर कि एनोमेरिक कार्बन, तो उस एनोमेरिक कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ रहा है। तो यहां तो ये यूरासिल है यानी ये पायरिमिडीन है, प्यूरीन नहीं। प्यूरीन के 9 नंबर नाइट्रोजन से 1 नंबर कार्बन शुगर का जुड़ता है और पायरिमिडीन में 3 नंबर। लेकिन यहां जो फिगर बनाया गया है वहां पर आपको 3 नंबर नहीं दिख रहा है, वहां भी वो कितना दिख रहा है 1 नंबर। क्यों दिख रहा है? क्योंकि पायरिमिडीन की नोमेनक्लेचर नंबरिंग 2 तरह से है, ओल्ड और न्यू। यह न्यू नंबरिंग दिखाई गई है। तो यहां यूरासिल के 1 नंबर नाइट्रोजन से एनोमेरिक कार्बन जुड़ रहा है। आगे की स्लाइड पर ध्यान दें। हाँ, तो अब हम लोग आगे की बात को देख रहे हैं और बहुत छोटी बात है न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि आज का मेरा मुख्य टॉपिक तो यही था न्यूक्लियोटाइड, और उसी को मैं धीरे धीरे न्यूक्लियोसाइड को अभी समझाते हुए अब मैं न्यूक्लियोटाइड पर पहुंच रहा हूं। क्या है कि मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जानते हैं, and 3 component. The first one is the phosphate, the second pentose sugar, and the last one is the nitrogen base. फिगर साफ सुथरा बढ़िया सा आकर्षक फिगर आपके सामने मैं रखा हूं। यहां देखिए एडेनिन, जो मैंने पीछे भी बात कहा था, वहां पर दूसरा एडेनिन के बदला यूरासिल लिया था न्यूक्लियोसाइड बनाते वक्त। अब न्यूक्लियोटाइड बनाते वक्त यहां हमने एडिनोसिन लिया है, एडेनिन लिया है। क्या है वो? नाइट्रोजनस बेस। और यहां पर नाइट्रोजन देखिए शुगर के साथ, पेंटोज शुगर के कार्बन के साथ जुड़ रहा है। यहां की बात मैंने कहा था कि 9 नंबर नाइट्रोजन। अब इसके बाद दूसरी बात देखिए, पेंटोज के साथ फॉस्फेट कहां जुड़ रहा है? तो 5वें नंबर। याद करें, ध्यान दें हमारी बात को, आगे मैं फिर इस बात को पूछूंगा। यहां देख रहे हैं कि आपके पेंटोज शुगर में 5 कार्बन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिसमें 2 कार्बन के बारे में आप आज जानिए कि पहला कार्बन किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस से जुड़ेगा और वहां बनने वाले बॉन्ड का नाम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरे तरफ देखिए फॉस्फेट ग्रुप कहां जुड़ रहा है? कार्बन के 5वें नंबर कार्बन से। यहां बनने वाले बॉन्ड का नाम फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम फॉस्फोईस्टर। ध्यान दे लें दोबारा कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोईस्टर बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट आपस में जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट आपस में जुड़ेगा तो वहां कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो वहां बनेगा फॉस्फोईस्टर। सुन रहे हैं? फॉस्फोईस्टर। मैं फॉस्फोडाइस्टर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दें, फॉस्फोईस्टर। ठीक,
अब आगे देखिए। चलिए अब पुरानी बातों को हम लोग समराइज कर लें, क्योंकि यहाँ हम टॉपिक क्या दिए हैं, न्यूक्लियोसाइड वर्सेस न्यूक्लियोटाइड। आप देख रहे हैं दोनों के लिए हमने अलग अलग डायग्राम लिया है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कहाँ, न्यूक्लियोसाइड की। देखिए शुगर के साथ बेस जुड़ रहा है, बेस के रूप में हमने यहाँ क्या लिया है, यहाँ प्यूरिन लिया है। पैराफिन में ये प्यूरिन में एडेनिन है। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि एडेनिन का नाम होता है 6 एमिनो प्यूरिन। देखिए 6वें नंबर पर एमिनो ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ दूसरी बात देखिए, जहां बॉन्ड बन रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो पूरा नाम मैंने लिखा है एन बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि प्यूरिन के केस में एक कार्बन, फर्स्ट कार्बन शुगर का 9 नंबर नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, लेकिन पायरीमिडीन के केस में शुगर का 1 नंबर कार्बन बेस के 1 नंबर नाइट्रोजन से जुड़ता है। फिर यहाँ बताए कि ये न्यू नंबरिंग के अनुसार है, न्यू नंबरिंग के अनुसार दिया हुआ है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। नीचे देखिए अब है न्यूक्लियोटाइड। पीछे भी अभी आपने देख करके आया कि न्यूक्लियोटाइड वहां भी। अब यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि जब एडेनिन है और ये जब शुगर के साथ जुड़ जाएगा तो कंपाउंड का नाम होगा एडिनोसिन। क्या नाम होगा, एडिनोसिन। तो ये एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड का नाम हो गया था यहाँ एडिनोसिन, जो पीछे वाले फिगर पर दिखाया गया था, लिखा हुआ था। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में अगर चर्चा करें तो एडिनोसिन अब फॉस्फेट के साथ जुड़ रहा है। तो देखिए वहां शुगर का 5वां नंबर कार्बन फॉस्फेट के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड जहां बन रहा है वहां नीचे क्या लिखे कि 2 और 3 फॉस्फेट ग्रुप, वहां पर क्या 2 या 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ सकता है। यहाँ 1 फॉस्फेट नहीं 2 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। और ये किधर से किधर जुड़ा है, 3 to 5 प्राइम। किधर से किधर जुड़ा है, 3 to 5 प्राइम, या 3 और 5 प्राइम लिखा हुआ है। यह क्यों लिखा हुआ है कि 3 और 5 प्राइम, इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ थोड़ा सा कि 5वां नंबर जो कार्बन है शुगर का वो तो फॉस्फेट से जुड़ेगा, लेकिन अगर यह न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ने जाएगा तो उस न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट इस न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 3रे नंबर कार्बन से जुड़ेगा, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो आपने बातें यहां देखी, तो क्या है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड और क्या है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यह दोनों चर्चा। इस प्रकार हमने आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्लियर किया। खैर आगे आते हैं और आगे की बात को देख रहे हैं। आइए बातों को समराइज कर लिया जाए चलते चलते। सारी बातें आज आप लोगों ने समझ लिया कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है, यानी माइक्रोमॉलिक्यूल आपने समझा न्यूक्लियोटाइड को। अब यहाँ एक फिगर मैंने दिया है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी बातों को फिर एक बार मैं दिखा दूं कि बेस जब शुगर से मिल रहा है तो न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, और न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट जब जुड़ रहा है तो वो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, क्या नाम हो, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, जैसे AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट जुड़ जाए तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। तो फिर एग्जांपल में एक देता हूं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर 3 फॉस्फेट जुड़ गया तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, एनर्जी करेंसी, जिस पर आगे बात होगी। लेकिन हाँ अब यहां न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP,
उसका नाम हम लोग देते हैं एडिनाइलिक एसिड। आपने देखा कि न्यूक्लियोटाइड जैसे बना वो उसका नाम एसिड हो गया। न्यूक्लियोटाइड क्या है? एसिडिक है। क्यों एसिड हुआ? ड्यू टू फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड एसिड क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ही एसिडिक है। तो यहां आपने देखा कि न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तीनों न्यूक्लियोटाइड। ये नहीं तो यानी एक न्यूक्लियोटाइड के लिए क्या चाहिए? एक सुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और कम से कम एक फॉस्फेट। ज्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब हम लोग अगले दिन अगले लेक्चर में देखेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या है, डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। आज की बातें यही समाप्त करता हूं और फिर मैं ध्यान दिलाता हूं कि आप बिगिनर्स के लिए ये लेक्चर हमने दिया है और लॉकडाउन के अंतर्गत मैंने दिया है। ये क्लासरूम के इंटरेक्शन से अलग है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि आपको क्लासरूम की कमी महसूस नहीं हो। दूसरी बात है, आप निश्चित तौर से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और उसमें जो भी न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात दिया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में, वो जान लेंगे। जल्दी इसकी अगली कड़ी न्यूक्लियोटाइड एंड देयर काइंड इंक्लूडिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड लेके मैं लौट रहा हूं। धन्यवाद।